कर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम टेलीविज़न के प्रोग्राम पैगाम सेहत के साथ आपका मेज़बान नदीमुर रहमान प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम की कंटिन्यूटी है, जिसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मिमपाल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज भी उसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मिमपाल सिंह साहब, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और इसके साथ साथ मियां हॉस्पिटल लाहौर में। पीडियाट्रिक मेडिसिन इनका ख़ास शोबा है और इसी पर गुफ्तगू भी चल रही है। ग़िज़ा के बारे में बातचीत हो रही थी और इन्होंने बच्चों की ग़िज़ा के हवाले से बड़ी सेहर हासिल गुफ्तगू की, और यकीनन हमें लगा कि उस प्रोग्राम में कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इनसे पूछने वाली रह गई, तो इसलिए हमने चाहा कि आज का प्रोग्राम भी उसी पर हम करें और आप तक ये सारी मालूमात पहुँचाएँ। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने आपके हमें वक्त प्यार का, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और बातचीत हो रही थी, बड़ी खूबसूरत नहायत पे बात पहुंची, और वो 1000 दिन मेरे जहन में अटक गए थे, और मैं चाह रहा था कि वो हम 1000 दिन पूरे कर लें ताकि हमारी जो गुफ्तगू है वो मुकम्मल हो सके, हमारे नाजरीन को आपसे मुफीद मालूमात जो हैं वो फ्री में मिल सके। तो यकीनन आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिक्र हुआ, हमने माँ के दूध की बात की और आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि लोग कहते हैं कि जी माँ के दूध में जहर हो गया, ये फ़लाँ चीज़ हो गई, और आपने जिस तरह से उसको डिफ़ाइन किया, यकीनन हमारे बहुत सारे नाज़रीन उससे काफ़ी सारा इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। एक डॉक्टर की इंडिविजुअल किसी को बात बताना और एक मीडिया के थ्रू किसी के तक बात पहुंचना बड़ा इम्पैक्ट रखता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अब बच्चा 6 माह का हो गया है, उसको हमने सॉफ्ट डाइट पर ले आए, आपने जैसे जिक्र किया, सूजी का हलवे का जिक्र किया, साबूदाने का जिक्र किया, आपने वो चावलों को मैश करके, आलू को मैश करके, ये सारी चीज़ें, ये सारी ग़िज़ाएँ आपने बताई जो 6 माह के बाद हमने शुरू कर देनी है। तो वो कितनी उम्र तक ये सारा सिलसिला जो है वो चलता है इस तरह की ग़िज़ाओं का, और फर्दर आगे क्या उसकी मैनेजमेंट की जा सकती है? जी, सबसे पहले तो आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, और जो बातें आपने की, अल्लाह करे कि ये एक कार खैर हो और हम अपने इस प्यारे मुल्क की आने वाली जो नस्ल है उसके लिए कोई अच्छा कर सकें। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आपने बात की है, अब हम ग़िज़ा की बात करते हैं कि 6 माह के बाद की, अब ये जो सिलसिला चलता रहता है, इसका बच्चे के इम्पेक्ट 5 इयर्स तक वेरी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें 2 साल तक कंप्लीट हो जाती हैं। सही। अब इस ग़िज़ा का ताल्लुक हमारा हेड टू टो है, मतलब दिमाग से लेकर आपके पाँव की रगों तक अगर किसी चीज़ पे हम डिपेंडेंट हैं तो वो ये सारी की सारी ग़िज़ा है। ज़बरदस्त। और यही चीज़ होती है कि जब बच्चा पैदा होता है, तो मैं ये बता दूं कि उस वक़्त हमारी जो एवरेज एज वेट जिसको हम कहते हैं होना चाहिए, वो 2.5 से 3.5 किलो के दरमियान में होता है। सही। और ये बढ़ता है कि 5 माह से 6 माह तक ये जितना वज़न पैदाइश पे हुआ था वो डबल हो जाता है। अच्छा, 6 माह तक 6 माह तक ये डबल हो जाना चाहिए। सही। लाइक एक बच्चा अगर 2.5 किलो का पैदा हुआ है तो वो 5 से 6 माह के दरमियान में 5 किलो का हो जाता है। सही। अब ये 1 साल के ऊपर, अब इसकी आपको बताने का मकसद मेरी आवाम को ये है कि उसको पता चल जाए कि पहले महीने कितने इम्पॉर्टेंट है, सही, पहले दिन कितने इम्पॉर्टेंट है। वो जो हम 1000 दिनों की बात कर रहे थे, उसकी इम्पॉर्टेंस यहाँ से लगाएं कि पहले 6 माह में उसका वज़न डबल हुआ, सही, लेकिन अगले 6 माह में उसकी पैदाइश का 3 हिस्से बढ़ता है, मतलब वो 50% पे आ गया। और फिर 1 साल से लेकर 2 साल तक जो पैदाइश का वज़न होता है, पैदाइश मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये मतलब आपका अगर बच्चा 2.5 किलो का पैदा हुआ तो 5 माह के ऊपर 5 किलो, साल पे 7.5 किलो, और 2 साल के ऊपर वो 10 से 12 किलो के दरमियान में होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अब डिपेंड करती हैं। ये तो एक है नेचुरल प्रोसेस। अब इस नेचुरल प्रोसेस के अंदर हमने कॉन्टीन्यूटी के लिए सीधे रास्ते देने हैं। अब उस सीधे रास्ते क्या हैं कि बच्चे की खुराक को हमने किस तरीके से डेविएट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट मरला ये होता है जब आप नरम ग़िज़ाओं को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम वीनिंग कहते हैं। वीनिंग 6 माह के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकमेंडेड है कि आपने शुरू करनी है, और हमने जैसे बात की कि इसको नरम ग़िज़ाओं के साथ
रिलेट करना है। अब ये चीज़ें किस तरीके से दी जाएं? सबसे पहले बात है कि अक्सर माएँ यहाँ पे विद इन 15 डेज़ और महीने के अंदर दिल हार बैठती है कि मेरा बच्चा तो कुछ नहीं खाता, हमने कोशिश की और दी और उसने वॉमिट कर दी। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाएंगे तो हमें कुछ टाइम उसकी एनवायरनमेंट के अंदर और उनकी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में लगेगा। सेम हमारा बच्चा है जिसको आपने अब डिफरेंट टेस्ट इंट्रोड्यूस करने हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका स्वॉलोइंग प्रोसेस, उसकी ये सारी चीज़ें अब डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। मे बी पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि जब आपने फर्स्ट डाइट इंट्रोड्यूस की तो उसने वॉमिट कर दी, बट इट डजेंट मीन कि सेकंड टाइम आप ये खुराक नहीं देंगे। सही, ठीक है। हो सकता है आपने डाइट शुरू की और बच्चे को लूज मोशन शुरू हो गए, लेकिन ये वंस अगेन ये चीज़ें नहीं होती। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ हमेशा कि बीवी ज़िद करती है कि मैंने रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाना। हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं, खाना खाते ही हमें लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। सही। और जब 5 दिन बाद हम ठीक होते हैं, बीवी दोबारा कहती है कि मैंने बाहर का ही खाना खाना है। क्या उसको नहीं चाहिए था कोई कहे कि आज के बाद बाहर का खाना मैं ज़िंदगी भर नहीं खाऊंगी? सही। तो सेम अगर वहाँ पे हम अपनी चीज़ों को रिपीट करते हैं, वाई नॉट एट दिस एज ग्रुप विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस एज के ऊपर हमने टेस्ट को डेवलप करना है। अब यहाँ पे बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा कि पहले ही दिन आपने 6-7 किस्म की चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करनी। सही। पहले दिन आपने दूध तो देते रहना है जी। जहाँ पे हमने बात की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की, इसका ये मतलब प्लीज़ ना लीजिएगा कि 6 माह पे माँ का दूध बंद हो जाना है। वो साथ साथ चलता रहेगा और वो मेडिकली 2 इयर्स तक आपने देना है, रिलीजियसली आपने 2 इयर्स तक जारी रखना है। ठीक। अब ये दूध के साथ आपने पहली खुराक फ़र्ज़ करो एनीवन, आप चावल शुरू कर दें और इसको तकरीबन 3-4 दिन तक, 5 दिन तक, 7 दिन तक चावल और दूध ही दें। सही। अब उसने डाइजेस्ट कर लिया, अगला टेस्ट डेवलप कर दें, उससे अगला करें, स्टेप बाय स्टेप। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप 1 हफ़्ता वेट करें, आप 2 से 3 दिन बाद भी नई टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। और इस तरीके से प्रॉपर डाइट, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टेस्ट और आपकी प्रॉपर नीयत, सही, अगर ये चीज़ें सारी हो जाएं तो यू कैन कंटिन्यू अप टू 2 इयर्स ऑफ एज। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, आपने मतलब बड़ी तफसील के साथ हमें ये बताया कि टेस्ट कैसे डेवलप करना है। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनके कुछ ग़िज़ाओं से उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता या कोई ग़िज़ा वो पसंद करती नहीं है। लाइक जैसे कुछ माँ ऐसी हैं हमने देखी हैं जो मटन नहीं खाती, जो बीफ नहीं खाती, और वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अपनी इस आदत की बुनियाद पर वो बच्चों को भी उसका टेस्ट नहीं करवाती। तो इसका क्या असर है? क्या ऐसी माएँ जो मतलब इन चीज़ों से वो फेमिलियर नहीं है या उनका टेस्ट नहीं डेवलप है, तो क्या वो अपने बच्चों को भी इनसे दूर रख सकती हैं या उनको चाहिए कि बच्चों को हर तरह की ग़िज़ा जो है उसको टेस्ट करवाए? जी बिल्कुल, एक बात तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत सारी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू पीडियाट्रिक एज ग्रुप बहुत ज़रूरी है। लाइक मेरी एक ऐसी एजुकेशन की गई कि जब मुझे ये बताया गया कि मैं ये खाऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा और अगर मैं ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ें जो कि आपका रिलीजियस अलाउ नहीं करता और एक वो चीज़ है जो कि आपके एथिक्स अलाउ नहीं करते, इट्स अ टोटली डिफरेंट चीज़ है। अदरवाइज़ आपका खाना पीना बच्चे के ऊपर कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं होगा। आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, इट्स नॉट अ नेसेसरली कि 100% बच्चे में उससे एलर्जी हो। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि आपके अगर सिबलिंग के अंदर हो तो आने वाले बच्चे के अंदर उसका रेशो बढ़ जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 100% उसके अंदर हो। तो इसलिए अगर आप इसी स्टेज के ऊपर अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं देंगे तो अब हम आ जाते हैं मेल न्यूट्रिशन की तरफ। अब मेल न्यूट्रिशन वो स्टेज है जो यहाँ पे अब डेवलप होना शुरू हो जाए। सही। अब उसके अंदर प्रोटीन्स और कैलोरीज की लड़ाई चलती है। आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और फैट की लड़ाई चलती है। यहाँ पे आपके सारे मिनरल्स, कैल्शियम्स और विटामिन्स की लड़ाई चलती है। ठीक है। अगर आपकी मेल न्यूट्रिशन है, और मेल न्यूट्रिशन का मतलब सर हमेशा ये नहीं है
कि सोकड़ापन, वज़न का कम होना। मेल न्यूट्रिशन का मतलब दूसरा ये भी है कि मोटापा और मोटापा खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। सही। अगर बच्चों के अंदर मोटापा डेवलप हो जाए तो आने वाला जो अडल्ट जनरेशन है उसमें फ्यूचर की जो बीमारियां हैं उसके अंदर डायबिटीज़, शुगर, हाइपरटेंशन, एस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और फिर इसी के साथ किडनी, लिवर, फैटी लिवर और ये बहुत सारी चीज़ें उसका पार्ट बन जाती है। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया मोटापे का, तो आमतौर पर माओं की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा बड़ा गुगलू मुगलू होना चाहिए, और आपने बड़ा अच्छा एक फार्मूला दिया कि बच्चे की 6 माह की उम्र में उसका वज़न दुगना और उसके बाद उसका वज़न 4 गुना यानी 7.5 किलो, उसके बाद 1 साल का, और फिर 10 किलो जो है वो 2 साल तक की उसका उम्र में होना चाहिए सारा। एक ऐसा फार्मूला है जो कि तकरीबन हर माँ अगर समझ जाए तो उसको लगेगा कि अगर उसका बच्चा थोड़ा हाइटेड है तो वो स्लिम लगेगा, अगर थोड़ा वो शॉर्ट हाइटेड है तो थोड़ा ज़रा गुगलू मुगलू लगेगा। यही बात होगी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन ख्वाहिश होती है माओं की कि मेरा बच्चा जो है वो थोड़ा हेल्दी नज़र आए, उसके गाल फूले हुए हों, ताकि वो प्यार करते हुए ज़रा थोड़ा सा और लगे, पिंकिश नज़र आना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि जो सेहत का लेवल है वो क्या इस गुगलू मुगलूपन पर है या उसका एक्टिव होना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी होता है? देखिए, अच्छी ख्वाहिश करना हर इंसान का फ़र्ज़ जी, वो अच्छी ख्वाहिश कर सकता है लेकिन हसद नहीं करनी। सही। ये जब हम कहते हैं ना कि मेरा बच्चा ऐसा है, दूसरे का ऐसा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊं कि अगर एक बच्चे की हाइट, एक बच्चे का वेट और एक बच्चे की ग्रोथ अलॉन्ग विद डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एज ठीक है तो इसका मतलब है उसकी न्यूट्रिशन ठीक है। अब चूंकि मेरी औलाद है, मैं तो चाहता हूं कि वो दिन में 6 से 8 दफ़ा खाए। अब होता क्या है कि एक वालदा जो एक चीज़ बनाती है और वो पूरी की पूरी कौली बच्चे के सामने रखती है और वो बाय फोर्स ठोंसना शुरू कर देती है, ये कहीं पे भी रिकमेंडेशन नहीं। सही। एक हेल्दी बच्चे का होना इम्पॉर्टेंट है। सही। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि मोटापा इट्सेल्फ एक बीमारी है। सही। लेकिन सेहतमंद रहना, एक बच्चा है जिसका वज़न एवरेज पे है लेकिन वो मेंटली तौर पे शार्प है, उसकी नींद पूरी है, वो एजुकेशन में पूरा है, वो बीमार नहीं होता और उसकी नेचुरल न्यूट्रिशन है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मोटापे की ज़रूरत नहीं है। सही। लेकिन एक यही बच्चा जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं है और उसका वज़न अकॉर्डिंग टू एज डबल है, तो आपको खुश नहीं होना चाहिए बल्कि आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है कि आपने अपने बच्चे को एक प्रॉपर मुआलिज के पास लेकर जाना है। और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें होती हैं। वंस अगेन जिसको हम कहते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल मोटापा है जो कि नॉर्मल ओबेसिटी होती है या पैथोलॉजिकली किसी बीमारी के साथ रिलेटेड है। अब ये वो है, लाइक एक बच्चा है जिसको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली आपके थायराइड के ऊपर इफेक्ट करती है। आप हाइपोथायराइडिज्म का केस बन गए। ये बच्चा अब क्या होगा कि ये खाएगा भी कम और ये मोटा भी होता चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें फिक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन ये वो बच्चा होगा जो सुस्त होगा, जिसकी नींद ज़्यादा होगी, ये वो बच्चा होगा जिसका IQ लेवल कम होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है। सो दैट्स द रीज़न कि हम अगर डिटेल में जाएं तो बहुत सारी बीमारियाँ जो कि हमारी न्यूट्रिशन के साथ, लाइक कॉमन सी बात कर लेते हैं, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी हो गई तो जिसको हम बच्चों के अंदर रिकेट्स कहते हैं, और ये बहुत कॉमन है, अनकॉमन नहीं है, जिसके अंदर हमारी क्या क्या मसले आ सकते हैं। अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का सर बड़ा हो रहा है, मेरे बच्चे का माथा आगे को आ रहा है, बिकॉज कि ये डिजीज़ है बोन्स की। अब वो माथा आगे को आता है, जो अल्लाह की ज़ात ने हमारा तालू रखा है जिसको हम एंटीरियर फॉन्टनेले कहते हैं, पोस्टीरियर फॉन्टनेले जो 2 सुराख तालू के बिल्कुल यहाँ पे होते हैं। अब वो एक प्रॉपर एज के ऊपर क्लोज होते हैं। अगर आपका थायराइड का लेवल कम है, आयोडीन का लेवल कम है, आप विटामिन डी की डेफिशिएंट है, तो क्या होगा, ये प्रॉपरली 18 माह पे जो क्लोज होता है वो क्लोज नहीं होगा, मतलब ओपन फॉन्टनेले रहेगा। अब इसका क्या नुकसान होगा कि ये हो सकता है कि आपका सर वाकई फ्रंटल बॉसिंग होती रहेगी, फिर आप शॉर्ट स्टेचर के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी हाइट कम हो सकती है, उसके अलावा आपकी हड्डियां लेंथ वाइज बजाय आपकी ये कलाइयाँ चौड़ी होनी शुरू हो जाती हैं और आप बार बार
बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके साइन एंड सिम्टम्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं? लाइक लूज मोशन लगते हैं, बुखार होता है, रोते हैं, क्या कंडीशंस आती हैं उनमें? अगर विटामिन डी की साथ डेफिशिएंसी हो जाए तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ, क्योंकि अगर विटामिन डी कम हो जाए तो हमारी सारी की सारी कैल्शियम हम बोन से अब्जॉर्ब करते हैं। सही। अब ऐसे बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि इनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। सही। इनकी डाइट कम हो जाती है और इनको बार बार लूज मोशन भी लग सकते हैं, बार बार चेस्ट के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ये बच्चे अक्सर आपके पास आते हैं कि जी बच्चे का माथा आगे को बढ़ रहा है या बच्चे की हाइट जो होती है वो छोटी हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को मुआलिज उसी वक्त अलर्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। अब इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? सबसे पहले माँ के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। अगर उसका कम है, उसने दूध भी अपना पिलाया तो बच्चा विटामिन डी का डेफिशिएंट हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो शहरी ज़िंदगी है जिसमें हम सूरज की रोशनी की तरफ बहुत कम एक्सपोज होते हैं, और वो चीज़ जो अल्लाह की ज़ात ने पाकिस्तान को हर 4 मौसम दिए हैं और बाहर के लोग बाहर जाके सन बात लेते हैं, हमें अल्लाह ने वैसे दिया है, हम उस चीज़ से बाहर नहीं जाते। बच्चे इस वक्त इनडोर गेम के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कंपेरेटिवली टू द आउटडोर। ये एक हमारी दूसरी चीज़ है। तीसरी वो खुराक जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है, अगर वो डेफिशिएंट हो तो वंस अगेन हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ प्रेजेंट करते हैं। और ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पहले तो बहुत ज़्यादा थी अडल्ट एंड पीडियाट्रिक एज ग्रुप, और कुछ सर्वे ये कहती थी कि 65 to 85% ऑफ द जनरेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ डेफिशिएंट टू विटामिन डी। लेकिन अब कुछ अरसे से हर वो बच्चा जो पैदा होता है हमने उनको विटामिन डी का 1 ड्रॉप देना शुरू कर दिया। एंड थैंक्स गॉड कि अब हमारी हम ये 40% तक इस पे आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, यकीनन गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत नहाज पर पहुंच चुकी है, लेकिन क्या करें, वक्फा ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात। विटामिन डी की डेफिशिएंसी पर बातचीत हो रही थी। डॉक्टर साहब से मज़ीद जानते हैं कि इसको कैसे पूरा किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया तो ग़िज़ा के ज़रिए से मदर अगर डेफिशिएंट है, बच्चों में डेफिशिएंसी आ गई, आपने बड़ी तफसील से जिक्र किया, वो कौन सी ग़िज़ा है जिससे हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं? एक तो आपने धूप का जिक्र किया, उसके बारे में तफसील से बताइए, और फिर ग़िज़ा पर आइए। देखिए, एक प्रॉपर बच्चे का सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारी खुराक, जिसके अंदर वंस अगेन चूँकि हमने पहले ही बात की कि विटामिन्स का बहुत ज़्यादा रोल जो है वो हमारे फ्रूट्स के साथ है। प्रॉपर फ्रूट्स का लेना, और फिर इसके अलावा अगर हमें खुशकिस्मती से खालिस दूध मिल जाता है ताकि हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी ना हो, और उसके बाद हमारे पास मीट है और खजूर है जिसके अंदर हमें विटामिन डी की जो है ना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाती है, तो हमें इसके ऊपर बच्चे के अंदर इसकी डाइट को लेना ज़रूरी है। लेकिन ये एक मेंटेनेंस थेरेपी है। ठीक है, अगर एक बच्चा हमारे पास प्रॉपर रिकट्स के साथ प्रेजेंट किया तो उस वक़्त फिर हमें विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन देनी होती है। वो इस वक्त हमारे ओरल फॉर्म में इंजेक्टेबल अवेलेबल होते हैं जिसको हम बच्चों को पिला देते हैं। वो डिफरेंट हमारी मतलब डोजेज होती हैं। कई बच्चों के अंदर हम आफ्टर 15 डेज़ देते हैं, कईयों के अंदर हम 7 डेज़ के बाद भी रिपीट करते हैं, एंड कॉन्टीन्यूटी प्रोसेस के साथ हम इन बच्चों को कैल्शियम की सिरप फॉर्म के अंदर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिक्र हो रहा था अब 6 माह से निकल कर हम 1 साल की उम्र में आ गए हैं, बच्चा ग्रोथ कर गया, प्रॉपर नॉर्मल उसकी ग्रोथ है, प्रॉपर डाइट के साथ चल रहा है, तो उसकी इस फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ में क्या चेंज आती है? जी, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखें 1 साल के ऊपर जो हम अपने बच्चों को देखते हैं, हमने पहले बात की डेवलपमेंट की, जिसके अंदर 1 ईयर्स पे कुछ बच्चे इवन के चल के भागना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं, लेकिन रनिंग का प्रोसेस 1.5 ईयर्स तक नॉर्मल है। जहाँ तक ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, यहाँ पे अब बच्चा स्पीच की तरफ आना शुरू हो जाता है, और कुछ बच्चे मामा पापा 1 to 2 वर्ड्स बोलना शुरू कर जाते हैं। एक चीज़ जो 6 माह तक बच्चा हर एक के पास जाता है, लेकिन जब आप 6 माह के बाद देखना शुरू करें
तो वो अब अपने और पराये के अंदर डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है। माँ को देख के मुस्कुराते के अजनबी को देख के वो रो भी सकता है और वो इम्प्रेशन भी बुरे से दे सकता है। तो ये रिकग्निशन, ठीक है जी, इस एज के ऊपर एंजाइटी का जो एलिमेंट होता है, किसी चीज़ से खौफ, किसी चीज़ से डर और बहुत सारे रिफ्लेक्सेस 1 ईयर के ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब सर बात वही होती है कि यहाँ पे ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है जी। हमने बात की कि हम हमेशा फोर्स करेंगे कि हमारे बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट कैसी हो। अब उसमें हमारे पास फिर वंस अगेन प्रॉपर न्यूट्रिशन के अंदर आयोडीन को हमने नहीं बोलना ताकि थायराइड का लेवल प्रॉपर हो और मेरी मेंटली लेवल अच्छा हो। इसी एज के ऊपर अगर मैं आयरन डेफिशिएंट हो गया तो वंस अगेन मेरे IQ का लेवल नीचे गिर सकता है, ठीक है। और इसी एज के ऊपर 1 ईयर की हम बात कर रहे हैं, अगर लाइक बहुत सारी जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की हो जाती है, तो इवन मैग्नीशियम की हो जाती है, तो बच्चे हमारे पास जो स्वेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लिकेशन है कि बच्चा झटकों के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर सकता है। ये जिंक की डेफिशिएंसी की बात कर ये बेसिकली विटामिन डी, कैल्शियम और मिनरल्स के साथ हो सकती है। तो हमने इन चीज़ों पे भी फोकस रखा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने IQ लेवल का जिक्र किया तो मैं अंदर मुस्कुरा पड़ा क्योंकि मेरे जहन में एक सवाल एकदम से आया था, तो आपने उसको फ़ौरन जब मुझे IQ का जिक्र किया तो मैंने कहा मैं ये सवाल ज़रूर आपसे पूछता हूँ। इंटेलेक्चुअल जो इसकी स्टेटस है, इसका मेंटल हेल्थ का, हम कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है ये ज़हीन होगा, इंटेलेक्चुअल होगा या ये डल होगा? हाउ कैन मतलब हम कैसे इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? अच्छा, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। क्या आप एक बच्चे की असेसमेंट इस लेवल पे करें? लेकिन इसका आंसर मेडिकली है। सही कि बात वही, मेरा बच्चा जिसकी प्रॉपरली ग्रोथ चल रही है और उस बच्चे को बीच के अंदर कोई ऐसी खुदा ना खास्ता डिजीज़ का शिकार नहीं हुआ, सही, इस वक्त 1 ईयर के ऊपर 2 ईयर्स के ऊपर उसके बोलने का अंदाज़, उसकी एक्टिविटी और उसकी अट्रैक्शन टू द अदर पीपल, चीज़ों को अडॉप्ट करना, रिकग्नाइज करना एंड मेमोराइज करना शुरू हो जाए, तो यस हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये बच्चा इन फ्यूचर इसकी जो डेवलपमेंट है वो इट्स नॉर्मल है। लेकिन अगर यही बच्चा 1 साल के ऊपर अभी तक क्रॉल नहीं कर रहा, हाँ, ये बच्चा अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता, आप आवाज़ देते हैं और आपको फील होना शुरू हो गया कि ये बच्चा मेरी आवाज़ को अभी तक कोई प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करता, स्पीच के डिले के साथ आपके साथ आना शुरू हो गया, ये तो हो गई वो चीज़ें जो डायरेक्टली आप ब्रेन के साथ रिलेट कर सकते हैं। इनको स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। स्टंटेड ग्रोथ वहाँ पे आती है जहाँ पे सिंपल हाइट की बात होती है। सिंपल हाइट, ये आपकी बेसिकली कॉग्निशन एंड मेंटल डेवलपमेंट होती है। सही। अगर मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, बच्चा जब डिलीवर होता है तो आम तौर पे बच्चे का जो सर होता है उसको जब हेड सरकमफ्रेंस कहते हैं, अगर मेजर करें तो नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस 35 सेंटीमीटर होता है। अच्छा। और वो 3 माह के अंदर 41 पे पहुंच जाता है, 2 सेंटीमीटर पर मंथ वो बढ़ता है। लेकिन अगले 2-3 माह के अंदर फिर वो 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। सही। फिर वो अगले 6 महीनों में सिर्फ 2 सेंटीमीटर बढ़ता है और इसी तरीके से ये बढ़ते बढ़ते 2 साल के ऊपर इसकी 90% हेड का साइज़ मुकम्मल हो जाता है। सही। ये हेड का साइज़ को मैं रिलेट करना चाहता हूँ आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट को। सही। इसीलिए कहा जाता है कि जो मैक्सिमम ब्रेन के अंदर न्यूरॉन की डेवलपमेंट होती है और वो चीज़ जो आगे डेवलप होती है वो 2 इयर्स तक है। ठीक है। इसमें जस्ट 5 to 8 and 10% जो कि आप मैच्योर करवाते हैं 5 इयर्स के बाद। सही। लेकिन 5 साल के बाद आप जिस चीज़ को जितना यूज़ करते हैं उतना ही आपकी उसकी पॉलिशिंग होती है। यानी अगर आपने ब्रेन को यूज़ किया है तो आपको ब्रेन वाइज आप बहुत पॉलिश हो जाएंगे। सो दिस इज़ द रीज़न। अब आपको मेरी बात जो हम 2 प्रोग्रामों से बात कर रहे हैं समझ आ गई होगी कि अगर एक बच्चे की को आपने वाकई एक प्रॉपर ओहदे पे पहुंचाना है, लाइक मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर एक बहुत बड़ा ओहदा है, बट आप कहते हैं बहुत सारे अच्छे प्रोफेशन हैं, आप CA करवाना चाहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ठीक है जी, आप जो है ना किसी और अच्छे ओहदे पे जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि शार्प माइंड,
तो अब आपको समझ आ जाएगी कि फर्स्ट 2 years है वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द 1000 day ऑफ लाइफ जो आपकी पूरी ज़िंदगी पर मुहित पूरी है, ज़िंदगी आपकी यानी फिज़िकल हेल्थ भी आपकी डेवलप करती है, इन्हांस होती है, आपको बीमारियों से बचाने के लिए इम्यूनिटी जो आपके जिस्म के अंदर वो बूस्ट होती है, और इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ग़िज़ा की जब बात करते हैं हम, तो ये 2 साल तक आपने हमें ग़िज़ा बड़ी डिफाइनली आपने हमें बताई। अब बच्चा 2 साल का हो गया, उसके 1000 डेज़ पूरे हो गए, आपने प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट देख ली, आपने उसका मेंटल हेल्थ को भी चेक कर लिया, सारा कुछ हो गया। अब इसके बाद बच्चा जो है वो सेहतमंद लाइफ में है, एक्टिव है, सब कुछ है। अब 2 साल के बाद क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो प्रॉपर ग्रोथ के साथ अपनी जवानी की उम्र को बढ़ना शुरू हो जाए? जी देखिए, हमारा जो इस वक्त नेशन है वो सारी की सारी डिपेंड करेगी पीडियाट्रिक एज ग्रुप के ऊपर। सही। कि अगर हमारी फर्स्ट 5 years, अब हम 2 से 5 साल की बात करेंगे जी, अगर सेफ गुजरते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो है ना उससे आप बचे रहते हैं इवन इन फ्यूचर। और इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग़िज़ाइयत के साथ वैक्सीनेशन की बात ज़रूर करेंगे डॉक्टर साहब। और मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन के बगैर थोड़ा सा वक्त चाहिए क्योंकि यहाँ पर फिर वक्त हो चुका है ब्रेक का। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, वक्फ़ा ज़िंदगी के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। मुसलसल काम करना भी इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थका देता है, इसलिए यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, हाजिर होते हैं इस वक्फ़े के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात। बातचीत चल रही है अब 2 से 5 साल की उम्र पर पहुँच चुकी। डॉक्टर साहब से मज़ीद जानते हैं कि इस उम्र में कौन सी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डॉक्टर साहब, चल रही थी बात 2 से 5 साल के दरमियान, तो अब आप कुछ वैक्सीनेशन का जिक्र आप करने लगे थे, तो अब हम यहाँ पे बात ये करें क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो हम हमेशा बीइंग ए पीडियाट्रिशियन 2 चीज़ों पे बहुत ज़ोर देते हैं जो बड़ों से डिफरेंट होती है जी, बल्कि 2 की जगह पे वो 4 है जी। एक ब्रेस्ट फीडिंग जी, माँ का दूध, बिल्कुल, दूसरा वैक्सीनेशन जी, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट होती है वो है आपकी डेवलपमेंट। इन चीज़ों को हमने साथ लेकर चलना है। ठीक है। अब हिफाजती टीकों की बात अगर हम ना करें तो शायद ये ज़्यादती होगी किसी भी बच्चे की अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सही। डेवलपिंग कंट्री के ऊपर हमेशा फोर्स होता है ट्रीटमेंट के ऊपर, सही, लेकिन प्रिवेंशन के ऊपर हमारा जोर बहुत कम होता है। बड़ी खूबसूरत बात कही। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम हमेशा कहते हैं कि जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इस प्रिवेंशन के लिए हम एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। हाँ जी। जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये खुदा का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, सही, जिसमें हम बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ अपने आप को इम्यून करते हैं। ठीक। आज जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया की तरथलियाँ मच गई, क्योंकि वैक्सीन नहीं थी, हिफाजती टीके नहीं थे, बचाव नहीं था, नई चीज़ थी। लेकिन अब जब हम वैक्सीन पे पहुंच चुके हैं तो कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी पूरी वर्ल्ड के अंदर आना शुरू हो गई। सही। सेम बच्चों के अंदर अगर आप 2 से 5 साल की बात करें या बच्चे को थ्रू आउट अप टू द एज ऑफ 12 ईयर्स, जिसको हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप पाकिस्तान के अंदर कंसीडर करते हैं, अगर आप इसकी अच्छी नशोनुमा लेते हैं तो सबसे पहले हिफाजती टीके। सही। अब ये हिफाजती टीके मैं सिर्फ जस्ट एक्सप्लेन कर दूं कि इसके अंदर हमारा सबसे पहली जो होती है वो टीबी के ख़िलाफ़ है, जो पहला हिफाजती टीका लगता है। इसी के साथ पोलियो के कतरे होते हैं, और अब पोलियो का इंजेक्शन भी इस वैक्सीन के स्केड्यूल के अंदर शामिल है। हेपेटाइटिस बी है, फिर उसके बाद हमारा खन्नाक है, तशन्नुज है, खसरा है, काली खांसी है। अब इन बीमारियों का नमूनिया, इनके ख़िलाफ़ फिर रोटा वायरस जो डायरिया करता है, और ये मैक्सिमम हमारी हॉस्पिटलाइजेशन की कॉज है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि मेरी आवाम को पता चल जाए कि इस वक्त जो हमारी सांस की बीमारियां 5 साल से कम बच्चों की हैं, और इनमें जो डेथ का रेट है इसमें इन्फेक्शस डिजीज़ के ऊपर ये पहले नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पे हमारे पास डायरिया है, और इन चीज़ों की दोनों की वैक्सीन हमारी इस एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में मौजूद है। तो खुदारा अपने बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। हमने बात की कि माँ अच्छी होनी चाहिए, खुराक अच्छी होनी चाहिए। अक्सर आप जिक्र करते हैं कि जी गुर्बत है,
अच्छी खुराक नहीं है, यहाँ पे तो कोई गुर्बत नहीं है, फ्री किसी मिला है। वैक्सीन की कोई पैसे नहीं है। और मैं आपको आज ये बता दूं कि अगर आप सिंपल दूसरी वैक्सीन के स्केड्यूल पे चले जाएं तो इसकी एक डे की जो कॉस्ट है वो 10 to 15,000 के दरमियान में। ओहो, अच्छा। और ये हम कब कब लगाते हैं? पैदाइश पे, फिर हम 1.5 महीने, फिर 2.5 महीने, फिर 3.5 महीने। या ये रोटा वायरस की सिर्फ एक वैक्सीन आप प्राइवेट लगवाने चले जाएं तो 4,000 रुपये इसकी कॉस्ट है, और पिलाने वाली डॉक्टर की फ़ीस अगर 2,000 है तो उसमें ऐड हो जाए। सही। तो इसलिए ये एक मुफ्त की चीज़ है, लेकिन इसको इंसेंटिव ना समझिए। सही। इसलिए हिफाजती टीकों का कोर्स अपने बच्चों की नशोनुमा के लिए करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीनन, क्योंकि वो बीमारियों से महफूज रहेंगे, इम्यून रहेंगे, तो भी आगे डेवलपमेंट फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। और इसी बात को आगे इन्हेंस करते हुए कि अगर मैं बीमार नहीं रहूँगा तो मेरी कुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी, और कुव्वत मुदाफ़त दो चीज़ों से अच्छी होती है, एक अच्छी खुराक, दूसरी हिफाजती तदाबीर। सही। हिफाजती तदाबीर के अंदर नंबर 1 वैक्सीनेशन है, दूसरी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। सही। तो इसलिए आज मैं एडवाइस करूँगा अपनी अवाम नास से कि अपने बच्चों के मोबाइल का यूज़ भी कम कर दीजिए। सही। आप जो सोशल मीडिया को मोबाइल के ज़रिए, टैब के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, अब आज देख लें कि आज से 50 साल पहले रिफ्रैक्टिव एरर कितने थे, आई साइट कम कितने बच्चों की थी? 60-70 साल की उम्र में जाके कहीं ऐनक लगती थी, और आज मेरे बच्चों को लग चुकी है। एंड दिस इज़ द ओनली वन रीज़न कि अगर इस चीज़ को कम किया जाए, और फिर वही वाली बात के ग़िज़ा पे आ जाएं, अगर बच्चे का आप विटामिन ए का लेवल अच्छा रख दें तो आपको कभी नाइट ब्लाइंडनेस और ब्लाइंडनेस नहीं होगी। और अगर आप विटामिन ए के डेफिशिएंट है तो आपको किसी भी स्टेज के ऊपर ये चीज़ें हो सकती है। सो हिफाजती तदाबीर के अंदर हिफाजती इंजेक्शन, अच्छी खुराक और अच्छी एक्सरसाइजेस, फ़िज़िकल एक्टिविटी, और फिर उसके बाद वो चीज़ें जो नेचर अलाउ नहीं करती। सही। उसके ऊपर हमने नज़र रखनी है। उसमें एक चीज़ हमने बता दी जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, ये वो चीज़, और दूसरी वो खुराक जिसको हम बहुत अच्छा समझते हैं और वो हमारी खुराक के अंदर नहीं होनी चाहिए। सर डॉक्टर साहब, एक अक्सर होता है कि इस उम्र में जब 2, 4, 5 साल की उम्र होती है तो कई माएँ आती हैं और आकर ये शिकायत करती हैं कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। तो ऐसी माओं को क्या एडवाइस करते हैं कि क्या वो फैक्टर्स हैं, वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर वो बच्चा खाना नहीं खाता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन ज़िंदगी के अंदर से ख़त्म हो जाए ना तो बिलीव कीजिएगा कि हमारी जो प्रैक्टिस है ना वो 50 to 60% कम हो जाए। अच्छा, इसलिए डिपेंड कर रही है, डिपेंड इसी पे कर रही है। सही। लेकिन उसकी रीज़न कुछ है जी। एक वो जो एक माँ बिल्कुल जेन्युइन है, उसका बच्चा नहीं खाता और वो बच्चा अपने हाइट और वेट के मुताबिक पीछे है अपने ग्रोथ चार्ट्स। एक तो ये कैटेगरी है। उसके लिए फिर हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना है और उसको प्रॉपरली हमने फॉलो अप रखना है। अगर वो प्राइमरी है, प्राइमरी जिसके अंदर पॉवर्टी है कि वो खुराक अवेलेबल ही नहीं है जिसकी उसकी ज़रूरत है, और प्राइमरी ये है कि आपके वैक्सीनेशन ही नहीं हुई, आप बीमारियों का शिकार होते हैं, और तीसरी चीज़ ये होती है आपकी एजुकेशन ठीक नहीं है, आप इस चक्कर में पड़ गए हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, और चौथा कल्चरल कि ये चीज़ हम नहीं दे सकते, ये दे सकते। ये सारी वो चीज़ें हैं जो प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन के अंदर आती है। एक होती है सेकेंडरी जिसके अंदर आपका बच्चा हकीकतन बीमार है, जिसके अंदर लाइक क्रोनिक डायरिया है जिसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, सीलियक डिजीज़, गंदम की एलर्जी और बहुत सारी कुछ, किडनी का इशू है, लिवर का इशू है, पैदाइशी दिल का सुराख है, ये बीमारियां हैं और ये आपकी खुराक को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करती तो आपका बच्चा मेल नरिश्ड। लेकिन जो मेजॉरिटी आपके पास आती है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, तभी आप उनसे पूरे 24 घंटे की डिटेल मांगे। सही। अब वो कहेगा कि जब मेरा बच्चा उठा 10 बजे उठा और उसने सबसे पहले क्या किया कि जी एक डब्बे का जूस पी लिया, ठीक है जी, और 2 घंटे के बाद मेरा बच्चा रोना शुरू हुआ तो उसने एक स्लेंटी का पैकेट खा लिया, और उसके बाद जब दोपहर के खाने का टाइम हुआ तो उसने ज़िद की और हमने सिर्फ और सिर्फ बाहर से जो है ना वो बर्गर मंगवा लिया, वही खाया, खाना नहीं खाया, घर का खाना नहीं, ठीक है जी। और जब दोपहर के बाद
शाम को हमने कुछ स्नैक्स टाइप अच्छी ग़िज़ा लेनी थी, उस वक़्त उसने एक पूरी बॉटल कोल्ड ड्रिंक्स की भी पी ली। सही। अब सर अगर आप इन सारी चीज़ों की कैलोरीज़ को कैलकुलेट करें तो आपकी पर डे की कैलोरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन वो कैलोरीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, वो आपकी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं थी और वो उसने ले ली। अब इस माँ की काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। सही। कि आपके बच्चे की डाइट के अंदर ये चिप्स, सलेंटियाँ, चॉकलेट टॉफ़ियाँ, बर्गर शवारमे, केचप और ये बहुत सारी बाज़ार की चीज़ें, इसको बीच में से निकाल दे। वो कहते हैं हाय मेरा बच्चा खाएगा, वो कहेगा तो खाएगा ही कुछ नहीं। और कुछ बच्चे सर ऐसे होते हैं जो 2-2, 3-3 साल तक फीडर पीते रहते हैं। और अगर आप इनसे पूछें तो वो कहते हैं कि मेरा बच्चा 1.5 से 2 किलो दूध आता है और वो सिर्फ 2 किलो दूध पी लेता है। सो बिलीव मी कि आप बहुत सारी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के साथ प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दूध सिंपल सारी ग़िज़ायत नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम एडवाइस करते हैं कि आपकी एक तो जहाँ पे जैसे हमारा डाइनिंग टेबल एक ही जगह पे पड़ा है, ठीक है, किचन रोज़ का रोज़ तो नहीं बदल सकते हम, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर रिकमेंडेशन है कि डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट कलर, डिफरेंट प्लेस और इवन खिलाने वाला भी अगर डिफरेंट हो तो बेहतर। अच्छा, माँ के अलावा ताकि वो उसकी अट्रैक्शन बेहतर हो। सही। आप आज बच्चे को किचन में साइड पे बिठा दें, कल किसी और जगह पे बिठा दें। और दूसरी बात कि बच्चे को कभी भी बाय फोर्स नहीं खिलाएं। ठीक। बच्चे के अंदर आगे आपने जो भी आपके घर में पका है, क्योंकि हम हमेशा बात करेंगे अपनी कंट्री की। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी आपने 24 घंटे गोश्त खिलाना है, आपने सिंपल और सिंपल बहुत अच्छी ग़िज़ा देनी है, मे बी कि मेरी बहुत सारी बात ऐसे ख़ानदान सुन रहे हो जिनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। एंड डेट्स वन ऑफ द रीज़न कि अक्सर माएँ जब मुझे कहती हैं कि आप हमें बच्चे के डाइट चार्ट दें, तो मैं उसे कहता हूँ कि बहन अभी आपने ये बात की कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, मैं आपको कहूँगा कि 10 बजे के नाश्ते के अंदर एक अंडा, प्रॉपर चपाती और थोड़ी सी दही खिलाएं, और बच्चा ये तीनों चीज़ें पसंद नहीं करता तो आपका डाइट चार्ट कहाँ गया। सो दिस इज़ द रीज़न कि आप पहले बच्चे की एक्सेप्टेंस को देखें, उसकी टेस्ट, वो किस चीज़ को लाइक करता है, और उस लाइक और डिसलाइक के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट की सिलेक्शन करें। तो फिर जाके एक तो टाइम का रखें कि बच्चा, बेशक आप एक केला आगे रखें और उसका उसने सिर्फ हाफ लिया, तो चौथा हिस्सा लिया, और उसके बाद उसने कहा मैंने नहीं खाना, आपने कहना है बेटा इट्स ओके, थैंक यू सो मच बेटा, आपने बहुत अच्छी खुराक ली है, अब हम फिर खा लेंगे। लेकिन जब 2 से 3 घंटे गुजरते हैं तो आप कुछ ना कुछ आप खाने के लिए आगे रखें, और बिलीव कीजिएगा वो 4 से 5 नवाले ले लेगा, और उसके 4 से 6 घंटे के बाद बेशक आप दूध दे दें, लेकिन दूध ये फीडर को छोड़ दें, चूसने को छोड़ दें, कप और गिलास के साथ मुनासिब मकदार में दूध भी दें, और ये प्लीज़ बाज़ार की चीज़ों को छोड़ दें, ताकि आपका बच्चा खाएगा भी। और रोज़ डॉक्टरों के से आप सिरप लेते हैं, एपिटाइज़र लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी आपने मल्टीपल क्वेश्चन मुझसे किया कि क्या बग़ैर सप्लीमेंटेशन की लाइफ पॉसिबल है। यस, ये सप्लीमेंटेशन पहले दौर में नहीं थी, लेकिन इस सप्लीमेंटेशन को खुदारा नेगेटिव में भी ना लीजिएगा, क्योंकि अगर हम सप्लीमेंटेशन बाज़ औक़ात नहीं करते तो हमारी जनरेशन इस वक्त मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, और मेल न्यूट्रिशन इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है, और ये वही चीज़ है जो हमारी नेशन फ्यूचर के अंदर शायद तरक्की ना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, फिर तशनगी है, फिर बातें रह गई, लेकिन क्या करें, वक्त की मजबूरी है, वक्त ख़त्म हो चुका। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हमारे इन प्रोग्राम्स में आपने जाना कि बच्चे के लिए एक सेहतमंद ग़िज़ा किस कदर ज़रूरी है, और ये डॉक्टर साहब ने जो बहुत खूबसूरत बात कही ना, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि पहले 1000 दिन बच्चों की ग्रोथ में, जहाँ पर उनकी फ़िज़िकल हेल्थ में, वहाँ पर उनकी मेंटल हेल्थ में भी बड़े हेल्पफुल होते हैं, बड़े मददगार साबित होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सारी ज़िंदगी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे और सेहतमंद जहन के साथ एक सेहतमंद मुआशरे में अपना बेहतरीन किरदार अदा करे, तो यकीनन इन बातों पर अमल कीजिएगा। और मुझे यकीन है कि जब आप इन बातों पर अमल करेंगे तो यकीनन आप फ़ायदे में रहेंगे। पैगाम टेलीविज़न के प्रोग्राम पैगाम सेहत के साथ अपने मेज़बान नदीमुर रहमान को दीजिए इजाज़त। आपका और मेरा हम सब का अल्लाह निगहबान। सेहत हो पास जिंदा
एहसास रब की है खास नेमत वो है सुबह हो शाम सेहत हो पास जिंदा एहसास रब की है खास नेमत वो है सुबह हो शाम हर एक के नाम अपना पैगाम सेहत